तो क्या पढ़ना है हमें? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है ना। हाँ भैया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने से पहले दो चीजों के बारे में हम सीख लेते हैं, फिर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। एक तो हो सीक्वेंस, सीक्वेंस, और दूसरा होता है सीरीज। सीक्वेंस और सीरीज दो चीजों के बारे में आपको पता करना होता है पहले, कि सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। तो सीक्वेंस जो होता है, दस pattern of number, you can say the pattern of number which have some, क्या होना चाहिए उसके पास क्या कह सकते हैं उसके पास, मतलब कुछ ऐसा पैटर्न है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ बोल दिया द पैटर्न ऑफ द नंबर, द पैटर्न ऑफ द नंबर के को हटा के अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ इसको, द सेट ऑफ नंबर, द सेट ऑफ नंबर विच हैव सम पैटर्न, विच हैव सम पैटर्न मतलब क्या, कि अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ उसके पास कुछ एक पैटर्न बन रहा है, जैसे कि वन, वन के बाद मैंने लिख दिया 2 3 4 5, तो आपको पता चल रहा है कि ये एक एक आगे बढ़ रहा है, एक एक क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जस्ट लाइक अगर मैंने कहीं मान लो लिख दिया कि 2 4 6 8 10, तो आपको इसे दोनों से दिखाई दे रहा है कि दोनों में कुछ ना कुछ पैटर्न है, या कुछ ऐड करके या कुछ सब्ट्रैक्ट करके जो है आप उसे पता कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने कहीं पे लिख दिया 10 8 6, तो ये भी एक पैटर्न है, इसके पास भी एक कुछ पैटर्न है, ठीक है ना। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे कि 1, फिर आपको लिख दिया मैंने 4, फिर मैंने लिख दिया 9, फिर लिख दिया मैंने 16, फिर है आपके पास 25, तो इट ऑल्सो हैव सम पैटर्न, इट ऑल्सो हैव सम पैटर्न। सीक्वेंस सीरीज के बारे में आगे देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो इन सबके पास कुछ ना कुछ पैटर्न है, ठीक है ना। और जब पैटर्न है तो किसी न किसी तरीके से इसको हम पता कर सकते हैं। इसमें इसमें क्या हो रहा है, पहले वाले पैटर्न में अगर हम देखते हैं तो एक एक ऐड किया जा रहा है, इसमें क्या है, दो दो ऐड किया जा रहा है, इसमें क्या किया, दो दो माइनस किया जा रहा है, ठीक है ना। और इसमें अगर मैं देखता हूं तो ये पहले वाला जो है 1 का स्क्वायर है, दूसरा वाला क्या है 2 का स्क्वायर है, थर्ड वाला क्या है 3 का स्क्वायर है, फोर्थ वाला क्या है 5 का स्क्वायर है, सॉरी 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का स्क्वायर है। तो इट ऑल्सो हैव सम पैटर्न, ठीक है ना। तो पैटर्न के हिसाब से, पैटर्न के वे से हमने इसको स्टार्ट किया, जिसका नाम है अभी आपको जो पढ़ना है वह है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या कहता है, अगर हम उसकी बात करते हैं, चलो उसकी बात में आगे हम बात कर लेंगे, पहले एक पैटर्न समझ लिया आपने कि पैटर्न होता क्या है, कि आप या तो किसी नंबर में कुछ जोड़ के पता करते हो आगे वाले नंबर को, किसी को घटा के पता करते हो, या फिर कुछ मल्टीप्लाई या कुछ और डिवाइड वगैरह करके भी आप पता कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर हम सीरीज की बात करते हैं, सीरीज की अगर हम बात करते हैं तो सीरीज का मतलब कुछ नहीं होता, जब इस पैटर्न को, ये जो नंबर्स हमें दिए गए थे उनको अगर हम सम करके लिख देते हैं 1 + 2 + 3 डॉट 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 करके लिख देते हैं, तो ये हमारा सीरीज हो जाता है, ठीक है ना। ये बस सीरीज हो जाता है और कुछ खास नहीं है। तो अब अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, जो हमारा मेन प्रोसेस है, जो मेन हमें पढ़ना है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन एंड जो आपका सीक्वेंस है वो दोनों एक ही है, ठीक है ना। प्रोग्रेशन और सीक्वेंस जो है दोनों सेम है। मतलब अगर मैं बात करता हूं प्रोग्रेशन की, पहले एक बार फिर से देख लेते हैं एक बार प्रोग्रेशन, ठीक है। प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स, जो भी मैंने बताया था आपको, द सेट ऑफ नंबर्स विच हैव सम पैटर्न या विच फॉलो सम पैटर्न्स, वो आपको क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा। मतलब मैंने जो भी एग्जांपल दिए थे अभी कुछ देर पहले, वो सारा का सारा प्रोग्रेशन है। लेकिन उसी प्रोग्रेशन में, अगर उसी प्रोग्रेशन में मैंने लगा दिया क्या, अरिथमेटिक, क्या यूज कर दिया, अरिथमेटिक, ठीक है। होता है या तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अरिथमेटिक का मतलब क्या हो जाएगा, या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन। मतलब कि अगर मैं दोनों को एक साथ बोलूं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, द प्रोग्रेशन, द प्रोग्रेशन
which या in which the next number can be find can be determined by adding or subtracting some fixed number, यानी कुछ खास फिक्स नंबर को जोड़ने या घटाने पे अगर आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाता है, जो नेक्स्ट नंबर है वो मिल जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। जैसे कि अगर मैंने मान लो कहीं पे लिखा था 2 4 6 8 10, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको यही दिखाई दे रहा है कि इसके बाद 2 ऐड किया गया, फिर से 2 ऐड किया गया, फिर से 2 ऐड किया गया, यानी 2 का एडिशन चल रहा है। यानी यू कैन फाइंड द नेक्स्ट नंबर बाय एडिंग 2, मतलब कि 10 + 2, ठीक है ना, जो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इस तरह से आगे वाले नंबर को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे अगर हम सब्ट्रैक्शन की ही बात कर लेते हैं, तो मान लो कि हमारे पास कहीं पे जो है 10 है, 10 के बाद मैंने 7 लिख दिया, 7 के बाद मैंने कहीं पे 4 लिख दिया, तो क्या दिखाई दे रहा है 10 - 3, 10 - 3 आपको 7 मिल रहा है, 7 - 3 आपको क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, यानी कि अगेन जो नेक्स्ट नंबर मिलेगा उसमें क्या करना है -3 करना है हमें, यानी कि हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। आ रही बात समझ में? इस तरीके से हम इसके नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, if you find या if you can find the number by adding or subtracting some fixed number to the last number, जो लास्ट नंबर है उसमें कुछ खास फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके अगर हम नेक्स्ट नंबर को फाइंड आउट कर लेते हैं, उसी प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई वर्षा? हाँ भैया। कोई डाउट है इसमें? अगर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो बेशक वो माइनस में आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इसमें और 3 माइनस करना है मुझे, -3 करना है, तो क्या मिलेगा मुझे -2 मिलेगा, माइनस, ठीक है ना। इस तरीके से वो आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो प्लस में ही आना चाहिए, वो माइनस में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो प्रोग्रेशन का मतलब हमें बस पता होना चाहिए यहाँ पे फिलहाल के लिए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है कि एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। आपको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको इसमें डिवाइड नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड का जो प्रोसीजर है उसको हम आगे पढ़ेंगे जीपी और एचपी में, ठीक है ना। जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और एचपी का मतलब होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो जीपी और एचपी जो है आपके क्लास का नहीं है फिलहाल, वो क्लास 11th में पढ़ना है आपको, जिसमें हम जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो इसमें हो रहा है, उसमें हमारे पास एक में मल्टीप्लाई होता है और एक में डिवाइड होता है, ठीक है ना। तो वो चीजें हम आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आपको जो भी पढ़ना है वो बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बेस पे ही चेक करना है, उसी के बेस पे आपको बताना है कि क्या होता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आई थिंक डेफिनेशन इसका क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें? हाँ वर्षा, कोई डाउट है? नहीं भैया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में कुछ खास नहीं है, यही होता है जिसको हम बोलते हैं समानांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में क्या होता है कि संख्याओं की ऐसी श्रृंखला, संख्याओं की जो है ऐसी श्रृंखला जिसमें कुछ खास संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर उसके आगे वाली संख्या, ये कि जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है ना, नेक्स्ट टर्म जो है वो हमें मिल सके, उसे हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी, ठीक है। अब एक और चीज आती है इसमें कि जो ये फिक्स टर्म है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आखिर क्या है, उसका कुछ खास नाम होता है क्या? तो बेसिक उसका एक खास नाम होता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? जो हमारे जो फिक्स टर्म है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, ठीक है। समझ में आ रहा है? कॉमन डिफरेंस क्यों? क्योंकि सबके लिए ये कॉमन है, हर एक टर्म्स के लिए क्या है, ये कॉमन है। यानी कॉमन डिफरेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? अगर हम डेफिनेशन की बात करें वो तो हम बाद में लिख लेंगे, पहले अगर यहाँ की अगर मैं बात करता हूं तो जो फिक्स नंबर है, दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड, क्या होगा? कॉमन डिफरेंस,
क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये फिक्स नंबर की अगर हम बात करते हैं, अच्छा जो ये फिक्स नंबर है, ये जो फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर कैन बी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। ठीक है ना, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। आ रही बात समझ में वर्षा? यू कैन राइट द टोटल फुल नेम, मतलब चलो लिख ही देता हूं मैं। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। अरे बात समझ में वर्षा? हाँ भैया। मतलब क्या, इसके कहने का मतलब ये बना कि अगर मैं कोई एक टर्म लिखूं, जैसे लाइक मैंने एक टर्म लिख दिया यहाँ पे 3 3 3 3 3, और मैं तुमसे पे कह रहा हूं कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या बताएगी तू? नहीं है भैया। है, ये है, क्योंकि यहाँ देखो इसने यही इसीलिए ये डिफाइन किया गया है कि अगर कॉमन डिफरेंस जीरो है तो भी हम क्या बोलेंगे, उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे इसमें जीरो ऐड करूंगा तो मुझे 3 नहीं मिलेगा क्या, हाँ भैया। और इसमें जीरो ऐड करूंगा तो 3 नहीं मिलेगा क्या? मतलब बात तो एक ही हाँ। है ना? तो इसने पहले इसलिए डिफाइन कर दिया कि आप जो कॉमन डिफरेंस है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, और अगर जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो भी होगा तो भी हम इसे कॉमन डिफरेंस, इस ऐसे कॉमन डिफरेंस वाले टर्म्स को, पैटर्न को, जो पैटर्न है हमारा सेटअप नंबर्स है, उनको हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही बोलेंगे, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। ठीक है ना? शॉर्ट फॉर्मेट में इसको एपी लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्मेट में क्या लिखते हैं? इसको एपी लिखते हैं, एपी। ठीक है गुड़िया? हाँ शॉर्ट भैया। फॉर्मेट में जो है इसे एपी लिखा जाएगा जनरली। अब जो आगे मिलेगा आपको उसमें एपी ही मिलेगा आपको। कोई डाउट है? नहीं। नहीं है। चलो अब हम बात करते हैं थोड़ा और भी, हम कॉमन डिफरेंस के बारे में ही हम बात करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कैसे वो फाइंड आउट करेंगे हम इसे। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया कि A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, बहुत दूर तक जाएगा ये। कहां तक जाएगा? बहुत दूर तक जाएगा, हमें नहीं पता कहां तक जाने वाला है ये। ठीक है ना, तो हमने मान लिया कि वो nth टर्म तक जाएगा। कहां तक जाने वाला है वो? nth टर्म। nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम n से। जैसे देखो ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये nth हो जाएगा ना? क्या बोलेंगे इसको? nth टर्म, nth टर्म। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको nवां पद। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये nवां पद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है वर्षा? हाँ भैया। ठीक है, तो लेट A1 A2 A3 डॉट 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 an एच या आर इन एपी। मैंने यहाँ पे लेता हूँ कि आर इन एपी, ये एपी में है, मैंने पहले कंफर्म कर दिया, दिस इज इन द एपी, एपी में है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, कॉमन जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता चल रहा था आपको? आप जो वहां सॉल्व कर रहे थे, आपने यहाँ लिखा था कि 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो आपने कैसे पता कि? आपने यही देखा था ना कि इसके बाद इसमें कितना गैप है, तो मैंने बोला कि 2 का गैप है। इसके बाद इसमें और इसमें कितना गैप है, तो 2 का गैप है। उसके बाद वाले में आपने चेक कर लिया गैप कितना है, 2। तो ये गैप का मतलब क्या है? गैप कैसे फाइंड आउट कर रहे हो आप गैप फाइंड आउट करने के लिए जो आपका थर्ड टर्म है, मतलब जो ये जो नेक्स्ट टर्म है आपका, अगर मान लो कि ये 1 2 3 फोर्थ टर्म है, ये A4 है, उसमें से आप A3 को माइनस कर रहे हो, ये कर रहे हो ना? हाँ वर्षा? या फिर हाँ आप भैया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? A3 माइनस A2 कर रहे हो। या फिर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप A2 माइनस A1 कर रहे हो, है ना? तो यही है कॉमन डिफरेंस। क्या होगा आपके पास? जो नेक्स्ट टर्म होगा, यानी कि A3 या फिर A2 माइनस A1, मतलब जो नेक्स्ट टर्म है उससे जस्ट प्रीसीडिंग नंबर को माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे? किसी भी नंबर को यूज करो, उसके प्रीसीडिंग, उसके पहले वाले नंबर को उसमें से माइनस कर लो, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। यानी यू कैन से
कि A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3, ठीक है। इस तरीके से ये कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप जितना आगे जाना चाहो उतना आगे जा सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं इस आगे जाता हूं, कुछ ज्यादा आगे नहीं, लास्ट तक चले जाते हैं, तो आपको पता है लास्ट में क्या होगा, बताओ गुड़िया वर्षा, लास्ट में क्या होगा यहाँ पे? तो लास्ट में तो हमारा an है ना, लास्ट में हमारा क्या है, an है, हाँ भैया। ठीक है। और लास्ट टर्म से ठीक पहले वाला टर्म क्या होगा, एक कम वाला टर्म होगा। मतलब अगर लास्ट में हमारा मान लो A4 है, तो उसके पहले वाला टर्म कौन सा होगा, तो उसके पहले वाला जो टर्म होगा, उसके पहले वाला टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं, तो A3 का मतलब 4 माइनस 1 टर्म, A3 का मतलब क्या होता है, 4 माइनस 1 टर्म। तो यहाँ भी वही मिलेगा ना बच्चे, कि A3 यहाँ पे an माइनस n माइनस 1 टर्म, ठीक है, दैट इज इक्वल टू डी। कैपिटल डी से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर स्मॉल डी से, ज्यादातर स्मॉल डी आपको मिलेगा हर जगह पे, तो आप स्मॉल डी यूज करना, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई? हाँ भैया। तो कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, वो आप निकाल सकते हो अब। यानी किसी भी टर्म को यूज करो, ठीक उसके प्रीसीडिंग टर्म को उससे माइनस कर दो, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसी के साथ एक कंडीशन भी लिख लेते हैं। कंडीशन फॉर एपी। एपी होने का जो कंडीशन है वो क्या होगा, कब हम किसको एपी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। यहाँ जो हमने पढ़ा है वही कंडीशन है, एक तरह से कहा जाए तो, ध्यान से अगर देखा जाए तो वही कंडीशन है हमारे पास, और कोई खास ज्यादा वो नहीं है कि कौन सी दूसरी कंडीशन आएगी, यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो यही टर्म आने वाला है हमारे पास। कैसे इसको हम पता करेंगे उसको देख लेते हैं। तो कंडीशन फॉर एपी के लिए हम कह सकते हैं कि एनी सीक्वेंस या एनी प्रोग्रेशन, मैं यहां लिख लेता हूं कि एनी प्रोग्रेशन, any progression are in AP आपको दिखाई दे रहा है ना क्लियरली, या और बड़ा करके लिखूं? ठीक है। तो एनी प्रोग्रेशन आर इन AP व्हेन क्या होना चाहिए, तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, जो कंडीशन आपको मिला है ना, यानी कि A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए किसके, A3 माइनस A2 के, या फिर A4 माइनस A3 के, या फिर अब आगे बढ़ो, कहीं से भी कोई भी एक पैटर्न ले लो, an अगर हमने लिया तो an माइनस n माइनस 1 ये फॉलो होना चाहिए। कोई भी दो आप चूज करोगे, क्या करोगे, कोई भी दो चूज करोगे। हाँ वर्षा समझ में आ रहा है? कोई भी दो, मतलब कम से कम ये दो तो होना ही चाहिए। कोई भी दो ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो तो भी चलेगा, आप इन दोनों को ले लो कंटिन्यूसली तो भी चलेगा, या फिर फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को ले लो तो भी चलेगा। मतलब कि कोई भी दो कंटिन्यूअस टर्म लो, उसका डिफरेंस निकालो, और फिर अनदर कोई अनदर जो है डिफरेंस कोई टर्म यूज करो, आप उसको जो है उसका डिफरेंस निकाल लो। अगर वो दोनों टर्म्स के डिफरेंस जो कंटिन्यूअस आपने लिया था, अगर वो सेम है, देन वी कैन से जो भी प्रोग्रेशन है वो क्या होगा, एपी में होगा। आ रही बात समझ में गुड़िया? हाँ भैया। कोई डाउट है इसमें? नहीं। नहीं, चलो। तो ये समझ में आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, मतलब कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बहुत आसान है ना। हाँ भैया। चलो, तो अब हम बात करने वाले हैं क्या इसके बारे में, अब हम बात करने वाले हैं जनरल टर्म क्या होता है इसका, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यापक रूप, ठीक है। जनरल टर्म यानी कि व्यापक रूप। तो मैं यहां लिख लेता हूं आपको, जनरल टर्म की हम बात कर रहे हैं, यानी कि व्यापक रूप की हम बात कर रहे हैं। क्या होगा हमारे पास जनरल टर्म, क्या होगा जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, एपी का जनरल टर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो कि आप यहां लिख लेता हूं मैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म को क्या माना आपने, ए माना, और कॉमन डिफरेंस क्या माना, डी माना।
तो जो हमारा जनरल टर्म होगा, जनरल टर्म किसका, ऑफ एपी का, ऑफ एपी, वो क्या होगा? तो देखो ध्यान से, अगर मैंने मान लो पहला टर्म ए माना है गुड़िया, पहला टर्म क्या माना है, ए माना है, तो दूसरा टर्म क्या मिलेगा वर्षा? नहीं समझ में आ रहा वर्षा? A+1 देखो यहां ध्यान दो, एक बार फिर से यहां ध्यान दो, अगर मैंने कहीं पे मान लो 2 4 6 8 लिखा है, ठीक है, अगर मैं तुमको पहले ही ये बता दूं कि पहला टर्म, फर्स्ट टर्म 2 है, और जो डिफरेंस है इसके, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, वो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, वो क्या है, 2 है, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि ये पहला 2 होगा, दूसरा 2 + 2 होगा, तीसरा 2 + 2 + 2 होगा? हाँ भैया। लिख सकता हो ना? हाँ। तो यहाँ ध्यान दो, थोड़ा यहाँ ध्यान देके बताओ मुझे कि यहाँ पे भी तो वही हो रहा है कि फर्स्ट टर्म हमने ए माना, लिख दिया मैंने, सेकंड टर्म क्या होगा फिर, तो ए प्लस क्या होगा बताओ, +D ए प्लस डी, उसके बाद वाला टर्म क्या होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको ए प्लस डी प्लस डी, है ना? और यू कैन से बहुत सारे ऐसे टर्म्स मिलेंगे आपको आगे चल के, यानी मैं थोड़ा सा इसको अगर सिंक्रोनाइज करूं या थोड़ा सा सही तरीके से लिख दूं, तो ऐसे में लिख सकता हूं कि ए, फिर ए प्लस डी, और फिर क्या हो जाएगा ए प्लस 2D, है ना? चलो एक और टर्म लिख लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए, ए प्लस डी प्लस डी, डी प्लस डी प्लस डी। तो सिंपल सी बात है ना, इतना लंबा हम लिखेंगे, उससे बेटर है तो हम ए प्लस 3D लिख देना इसको, है ना? तो ये हमारा जनरल टर्म होता है, ये क्या होता है हमारा जनरल टर्म होता है। आ रही बात समझ में? हाँ। कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं दो चीजों के बारे में, यहाँ पे पूछा बताया जाता है आपको कि एक होता है फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक होता है इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना? एक होता है फाइनाइट और दूसरा क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है? तो सबसे पहले हम बोलते हैं फाइनाइट के लिए, क्या होगा फाइनाइट के लिए? पहला जो पार्ट है फाइनाइट, नाम से समझ में तो आ रहा होगा, बताओ क्या समझ में आ रहा है आपको? फाइनाइट एपी, हम बात करने वाले हैं फाइनाइट एपी के लिए, कि फाइनाइट एपी किसे बोलेंगे बताओ? हाँ, नहीं बताओगे? देखो यहाँ पे फाइनाइट टर्म का मतलब, फाइनाइट एपी का मतलब क्या होता है? फाइनाइट एपी का मतलब ये होगा कि द एपी which have finite terms, मतलब कि have last term, have last term, अगर मैं दूसरे जनरल शब्दों में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं कि have last term, उसके पास लास्ट टर्म होगा ही होगा। तो द एपी which have finite terms called, क्या हो जाएगा, फाइनाइट एपी, क्या हो जाएगा वो, फाइनाइट एपी हो जाएगा। समझ में आ रहा है गुड़िया? मतलब मैंने कहीं पे लिख दिया ऐसे कि 2 4 6 8 डॉट 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 करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 100, क्या लिख दिया 100, तो ये कंफर्म हो गया कि ये 2 से लेके 100 के बीच में ही एपी है। ये क्या एपी है, 2 से 100 के बीच में एपी है। इससे पहले मैं जो लिख रहा था आपने देखा होगा कि डॉट 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 करके मैं लास्ट में छोड़ दे रहा था, छोड़ रहा था ना? हाँ वर्षा? हाँ भैया। तो ये जो डॉट डॉट करके छोड़ने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इसका लास्ट टर्म हमें नहीं पता, लास्ट टर्म बहुत ज्यादा हो सकता है। तो लास्ट टर्म बहुत ज्यादा होने का मतलब कि इसके पास बहुत सारे नंबर्स हैं, वी कांट काउंट। तो ऐसे टर्म्स जब आप काउंट नहीं कर सकते उसे बोलेंगे इनफाइनाइट, और ये काउंट कर सकते हो कि कंफर्म है ये 100 तक ही है। यहाँ पे 1000 लिख दो, 2000 लिख दो, 50,000 लिख दो, या जितनी बड़ी संख्या लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने लास्ट टर्म लिख दिया, लास्ट में स्पेसिफाई कर दिया कि हाँ यहीं तक जाना है आपको, देन दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट, चाहे वो कितनी बड़ी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने लास्ट टर्म को आपने डिफाइन नहीं किया, लास्ट टर्म नहीं बताया, तो वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कोई डाउट है इसमें?
नहीं भैया। ठीक है ना। तो अगर मैं दूसरा डेफिनेशन आपसे बोलूं कि इनफाइनाइट टर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं, तो इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा बताओ मुझे। इसको हटा देता हूं मैं, यहां लिख देता हूं इनफाइनाइट। ठीक है ना। इनफाइनाइट टर्म के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट टर्म हो जाएगा तो एपी विच हैव इनफाइनाइट, बस यहाँ पे इन लगा दो, इनफाइनाइट टर्म्स, यानी कि हैविंग, यहाँ पे हैविंग के बदले लिख दो नॉट हैविंग। ठीक है, नॉट हैव लास्ट टर्म, नॉट हैव लास्ट टर्म कॉल द इनफाइनाइट एपी। क्या कहेंगे इसको, इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत है। और इसमें हम क्या करेंगे, बस ये लास्ट टर्म को हटा देंगे, डॉट डॉट को छोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट टर्म। ये सेकंड पार्ट हो गया इसका। कोई डाउट है? नहीं हाँ जी, भैया। समझ में आ रहा है। हाँ। चलो, तो ये दो प्रॉपर्टीज थी इसकी कि एक फाइनाइट एपी क्या होता है, इनफाइनाइट एपी क्या होता है, तो वो आपको याद हो गया, समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। नहीं भैया। नहीं, मिटा दो इसे। हाँ हाँ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर आपको फाइनाइट पता चल गया, इनफाइनाइट पता चल गया, आपको जीपी पता चल गया, सॉरी एपी के बारे में ये पता चल गया कि एपी का जो है व्यापक रूप यानी कि जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल टर्म होता है वो क्या है। ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म के बारे में आपको पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर, क्योंकि आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो इसी के बेस पे है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप एक बार ट्राई करोगे पता करने के लिए कि क्या होगा। एक बता देता हूं, फिर बाकी आप ट्राई करोगे, ठीक है ना। एक बता देता हूं आपको। 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखो 1 में कह रहा है कि इन सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो भी आपको इसमें इन्वॉल्व है, मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं। और फिर पूछ रहा है आपसे कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, नहीं बनाते हैं तो क्यों नहीं, वो भी बताना है आपको। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, द टैक्सी फेयर आफ्टर each kilometer when the fare is 50 rupees 15 rupees, ठीक है, for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। यानी कि देखो यहाँ पे ऐसे अगर हम लिखते हैं कि क्या फेयर की बात की जा रही है, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर क्या होगा बताओ। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर कितना है, तो वो कह रहा है कि फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर जो है वो ₹15 है। वो कितना है, ₹15 है। और वैसे ही आप निकाल लो फिर कि फेयर ऑफ सेकंड किलोमीटर, तो सेकंड किलोमीटर का जो फेयर है वो बोल रखा था कि जो फर्स्ट किलोमीटर का फेयर होगा, कह रहा है यहाँ पे क्या था, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, ठीक है, व्हेन द फर्स्ट when the fare is 15 rupees for first kilometer and 8 for each additional kilometer, जितने भी आप एडिशनल किलोमीटर जाओगे तो 15 रुपए तो आपको देने ही देने हैं, उसके बाद वाले के लिए भी आपको 8-8 रुपए एडिशनल करके देना पड़ेगा। यानी सेकंड किलोमीटर के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, 2 किलोमीटर अगर आप चलते हो तो आपको क्या देना पड़ेगा, आपको ₹15 तो देना ही पड़ेगा, प्लस में 8 रुपया और देना पड़ेगा। यानी कुल मिला के आपको कितना देना पड़ेगा, 23 रुपीज देना पड़ेगा, है ना वर्षा। हाँ भैया। ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप थर्ड किलोमीटर की बात करते हो, ठीक है, थर्ड किलोमीटर की बात करते हो तो बताओ मुझे थर्ड किलोमीटर में क्या करना पड़ेगा, ₹15 तो देना ही देना है। आगे और 2 किलोमीटर आप चले गए यानी कि आपको ₹8 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है ना, यानी कि आपके पास आपको कितना देना पड़ेगा, ₹31 देना पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हो इसमें कि इसमें पहले वाले में, पहले वाला तो फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सब में ₹8 ऐड होते जा रहा है। बाकी सब में क्या हो रहा है, ₹8 ऐड हो रहा है ना। हाँ भैया। यानी कि ये क्या है, एपी है या नहीं है, है। है। तो क्या बताएंगे इसके लिए, हम कहेंगे द गिवन डेटा, द गिवन या इन द गिवन, ठीक है, इन द गिवन सिचुएशन या इन द गिवन अबव सिचुएशन,
ठीक है, माइक ऑफ कर लो अपने अपने। तो इन द गिवन एबव सिचुएशन क्या हो रखा है आपके पास, क्या दे रखा है, जो क्वेश्चन बोला था उसी के हिसाब से लिख लो कि द लिस्ट ऑफ नंबर आर इन एपी, आर इन एपी बिकॉज क्यों, क्योंकि ए फिक्स्ड, आप ऐसे लिख लो कि ए फिक्स्ड 8 रुपीज, 8 रुपये है ना इसमें, ए फिक्स 8 रुपी इज एडेड फॉर, किसके लिए, each additional किलोमीटर। आ रही बात समझ में वर्षा? हाँ जी बताओ। आ गई भैया समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। तो घर से कुछ क्वेश्चन बना के लाओगे आप, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, वर्षा बुक है ना आपके पास, बताओ पढ़ो क्वेश्चन, देखो तो क्या दे रखा है। हाँ भैया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है? Write first 4 terms of AP when the first term A and the कॉमन common डिफरेंस difference डी D. इज गिवन, ठीक है ना। यानी आपको फर्स्ट 4 हाँ। टर्म्स आपको फाइंड आउट करने हैं, जबकि फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी आपको गिवन है। तो लाइक हमारे पास ए की वैल्यू मान लो 10 दिया गया है, पहले क्वेश्चन को ही ले लेता हूं, या फिर एक काम करता हूं मैं थोड़ा सा मिक्स कर देता हूं इनको, कि कॉमन डिफरेंस जो डी दे रखा है वो है माइनस में 0.25, मैं ये काम करता हूँ, माइनस 0.25, ठीक है ना। ये दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कॉमन डिफरेंस अगर आपको दे दिया गया है, ए दे दिया गया, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म निकाले हैं ना, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म लिखोगे, ठीक है, यहां लिख लो नाउ फर्स्ट टर्म। क्या होगा फर्स्ट टर्म, तो रूल तो आपने पढ़ा था, फर्स्ट टर्म तो ए ही होता है ना, यानी कि वो 10 होगा, उसमें तो कोई बदलाव नहीं आने वाला, है ना गुड़िया। सेकंड टर्म की अगर हम बात करते हैं, वो क्या होगा, ए प्लस डी होता है फॉर्मूला हमारे पास। हाँ वर्षा, हाँ भैया। ठीक है, ए प्लस डी का मतलब ए कितना है, 10 है, और यहाँ पे प्लस में माइनस 0.25 होगा, तो प्लस, क्योंकि माइनस में है तो मुझे ब्रैकेट में रखना ही पड़ेगा, उसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0.25, एंड अगेन जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, बताओ गुड़िया क्या मिलेगा, 9.75। 9.75 नहीं बोलेंगे, 9.75 बोलेंगे, इसे पता है आपको ऑलरेडी, ठीक है ना। तो 9.75 ये सेकंड टर्म मिल गया आपके पास। थर्ड टर्म निकाल लेते हैं, थर्ड टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2d होता है फॉर्मूला, अभी आपने पढ़ा ना, अभी आप जनरल टर्म जो पढ़ रहे थे, उस जनरल टर्म में आपको क्या मिल रहा था, यही मिल रहा था ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। हाँ वर्षा, हाँ भैया। ये माइक ए प्लस 2d हो जाएगा यहाँ पे, और इसको सॉल्व कर लो, फिर ए की वैल्यू कितनी है 10, और प्लस में 2 इंटू माइनस 0.25, सॉल्व करो इसे, क्या मिलेगा 10, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 हो जाएगा ये 0.50, और अगेन आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 9.50 मिलेगा, है ना वर्षा। हाँ भैया। ठीक है, तो इस तरीके से आप थर्ड टर्म निकाल दिए, फोर्थ टर्म भी निकाल सकते हो ना, नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। निकल जाएगा ना, निकलने की जरूरत तो नहीं है, नहीं। ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी आपसे बोले जाएंगे वो आप टर्म्स निकाल सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन में बताता हूँ, फिर आप जो है बाकी को घर से बना के लाओगे। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द
द फॉलोइंग एपी, यानी पहले से आपको बता दिया कि एपी है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, बस और कुछ है नहीं इसमें। यानी कि क्या दे रखा है, मान लो ये दे रखा है 3 1 -1 -3 डॉट डॉट डॉट, ये एपी में है ऑलरेडी, बोला क्या ना कि ये एपी में है, तो यहाँ लिखेंगे क्या कि हेयर फर्स्ट टर्म जिसको ए बोलते हैं ना, कॉमा लिख के ए लिखना, ए क्या होगा, वो 3 होगा, वो क्या होगा 3 होगा, है ना। हाँ गुड़िया, अच्छा फर्स्ट टर्म आपने लिख दिया। कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए या तो एक तरीका अपनाओ कि A1 A2 A3 A4 करके लिख लो, नहीं तो आप डायरेक्टली बना लो, तो आप डायरेक्टली लिख लो फिलहाल के लिए। फर्स्ट टर्म आपके पास ये मिला कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि 1 -3 हो जाएगा, ये क्या मिलेगा -2। आया समझ में वर्षा, ये होता है ना, अभी हमने कुछ देर पहले ही तो यूज किया था इसको कि कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, बहुत सिंपल है ना, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, किसी भी टर्म्स का निकाल सकते हो क्या, ठीक है, चलो ठीक है। अगर आप ट्राई करोगे तो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बनेगा फोर्थ, एक बार ट्राई करना, नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन को जो है आगे मैं बताऊंगा, तो आप इनको ट्राई करना। और कल हम पढ़ेंगे nth टर्म के बारे में, फिर से पढ़ेंगे कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो सकता है, उसको फॉर्मूला को हम ड्राइव करेंगे, ठीक है ना। तो ट्राई करना कि आपका 5.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन 4 मैंने छोड़ रखा है, वो आपके लिए है और आप कर सकते हो, ट्राई करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज मैं बता दूंगा आपको कल, ठीक है। ठीक है। ओके।